नमस्कार। एवन टीवी के इस खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी जयपुर के सौजन्य से हर बार हम आपके सामने किसी न किसी नए विषय पर जो जीवन से संबंधित है, जीवन रक्षा से संबंधित है, हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है, हमारी बीमारियों से संबंधित है, उस पर बात करते हैं। एक मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट के साथ, एक डॉक्टर के साथ नई नई विधाएं, नई नई तकनीक, नई नई इलाज, नई नई रोग, इन सब पर बात करते हैं। आज हम बिल्कुल नए विषय पर बात करने जा रहे हैं। आपने LIC का स्लोगन सुना होगा, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। पर डॉक्टर के बारे में तो आप यही सोचते होंगे कि जिंदगी के साथ ही है, जिंदगी के बाद कहाँ डॉक्टर। पर आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूँ, जिंदगी के साथ भी है, जिंदगी के बाद भी है। एक क्रिटिकल केयर होती है मरीज की, उसके एक्सपर्ट डॉक्टर आशीष जैन हमारे साथ हैं, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। आप आए एवन टीवी के स्टूडियो में। एक बिल्कुल नए विषय पर हम बात कर रहे हैं जी। आखिरी समय होता है मरीज का, पर जब तक सांस तब तक आस, ये कहावत है हमारे देश में। इसलिए आखिरी समय तक मरीज के परिजन, दोस्त सब उम्मीद लगाकर बैठे होते हैं कि नहीं, शायद कोई चमत्कार हो जाए। शायद कई बार तो ऐसा भी कहते हैं कि आखिरी समय में आदमी स्वस्थ होने लगता है, ऐसा दिखता है। और फिर लोग कहते हैं फिर डेथ हो गई तो कि सब आखिरी समय में लौ ज़्यादा तेज़ी से चमकती है। तो वो ऐसी कई कहावतें हैं। पर जो लोग क्रिटिकल केयर में होते हैं, अब सांस गई, अब आस गई, कब दीपक बुझ जाएगा, कब तक दीपक जलता रहेगा, ये सवाल मरीज के सामने, डॉक्टर के सामने और परिजनों के सामने जब होते हैं, ज़िंदगी के उस आखिरी मुकाम पर, आखिरी मोड़ पर डॉक्टर का क्या फ़र्ज़ है, डॉक्टर कैसे ट्रीटमेंट करता है, मरीज के परिजनों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, मरीज को कितना कुछ बताना चाहिए, कहीं बताने से मरीज के परिजन हर्ट होकर कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मरीज को खुद को ना हो जाए। ऐसे तमाम विषय हैं, कुछ लीगल हैं, कुछ नैतिक हैं, कुछ साइकोलॉजिकल हैं। डॉक्टर आशीष जैन से आज हम मुखातिब हैं इन सब बातों में। डॉक्टर साहब, अपने यहाँ एक बहुत आम तौर पर माना जाता है कि आखिरी समय तक इलाज करते रहो, शायद सांस आ जाए, शायद कोई चमत्कार हो जाए। पर डॉक्टर को पता लग जाता है कि अब कुछ बचा नहीं। ऐसे समय में आप लोग क्या करते हैं? क्या मरीज को बताते हैं, मरीज के परिजनों को बताते हैं, या नहीं बताते, छुपा लेते हैं कि चलो यार जब तक डॉक्टरी चल रही चलने दो? क्या करते हैं? नमस्कार सर। आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है कि आखिरी समय पर अगर मरीज की कंडीशन में कोई सुधार नहीं हो रहा है तो डॉक्टर को क्या करना चाहिए। देखिए, मैं बात यहाँ से शुरू करूँगा कि आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है और हम इंडिया, जो वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, वहाँ बैठे हुए हैं। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे कि डायबिटीज़, कैंसर, कार्डियक डिजीज़ेज़, ब्रेन के डिजीज़ेज़ में भी वर्ल्ड में टॉप पे है। और एट ए टाइम हमारे ICUs में लगभग 30 से 35% लोग इन्हीं बीमारियों के होते हैं जो कि टर्मिनली इल होते हैं, जिनमें से कि सुधार की संभावनाएं नगण्य होती है, लगभग ख़त्म हो चुकी होती है। अगर हम विदेश की बात करें तो ऐसे 30% लोगों में से लगभग 90% लोग जो होते हैं वो एंड ऑफ लाइफ को चुनते हैं कि भाई अब हमें और इलाज नहीं कराना, अब हम मरीज को अपने साथ लेके जाना चाहते हैं, जहाँ तक हो गया वहाँ तक ठीक है, बचने की संभावना नहीं। लेकिन ये कंसेप्ट, ये सोच अभी हमारे भारतीय समाज में नहीं है। 100 में से केवल 8% लोग होते हैं जो इस चीज़ को समझते हैं और स्वीकार करते हैं। जी बिल्कुल। मौत की आहट सुन लेना और उसे स्वीकार करना बहुत बड़ी बात। जी। तो एक फिजिशियन जो मरीज का इलाज कर रहा है, जब वो ये जान लेता है, समझ लेता है अपने एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज के साथ कि मेडिकल ट्रीटमेंट को इसके आगे बढ़ाने से मरीज को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, बल्कि उसे दर्द, दुख और फाइनेंशियल बर्डन पड़ रहा है, उस कंडीशन में वो फैमिली के सामने एंड ऑफ लाइफ केयर का प्रस्ताव रखता है। वहाँ से फिर हम आगे चीज़ों को लेके जाते हैं। कई बार मैंने सुना डॉक्टर कहते हैं कि साहब अब कुछ बचा नहीं, आप घर ले जाओ, सेवा करो, आपके मन में भी ना रहे, इनके मन में भी ना रहे। जी। और फिर लोग घर ले जाते हैं। जी। पर कई लोग अड़ जाते हैं, नहीं घर नहीं लेके नहीं जाएंगे, आप तो वेंटिलेटर पे रखो, आप कुछ भी करो, इनको जिंदा रखो।
हमें उम्मीद है कि बच जाएंगे। जी। दोनों तरह के लोग आते हैं। जी हाँ। तो आप कैसे ट्रीट करते हैं उनको, कैसे बातचीत करते हैं, साइकोलॉजिकली कैसे ट्रीट करते हैं? सर देखिए, सबसे पहले तो एक क्लिनिकल जो फिजिशियन होता है उसको ये आइडेंटिफाई करना होता है, ये जानना होता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट को आगे ले जाना फ्यूटाइल है या अभी भी कोई मेडिकल थेरेपी या इलाज बचा है जो मरीज की जान को बचा सकता है। आप नेचुरली चमत्कार के सहारे तो नहीं रह सकते। नहीं, बिल्कुल उम्मीद में। चमत्कार के आपको सहारे तो नहीं रह सकते। मैं साइंटिफिक तरीके से देखना जी पड़ेगा हाँ। कि क्या पैरामीटर्स हैं और क्या कौन सी दवा एप्लीकेबल है और कौन सी दवा असर कर रही है, नहीं कर रही है, बॉडी उसको एक्सेप्ट कर रही है, नहीं कर रही है। नहीं कर, बिल्कुल जी, उस सर। आधार पर फैसला करना पड़ता है। तो 4 कंडीशन होती हैं। सबसे पहला कि अगर मरीज की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसे हम बोलते हैं कितने दिन जिंदा रहेगा, लगभग वो कुछ दिन से कुछ हफ्ते बची हो, साथ में मरीज ऐसी मेडिकल इलनेस से ग्रसित है जिसका इलाज आगे फर्दर संभव नहीं है, जैसे कि मैलिग्नेंसी, कैंसर है, आपको लास्ट स्टेज का कैंसर है, कीमो रेडिएशन सब लग गया, अब आगे कुछ इलाज बचा नहीं है, या ब्रेन डेड पेशेंट हैं जो ऑर्गन डोनेशन भी नहीं कर सकते हैं लेकिन अब उसमें इलाज कुछ नहीं कर सकते, या कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट जिनको सीपीआर करके बचाया गया लेकिन अब ब्रेन उनका काम करना बंद कर चुका है। तो ये जो अवस्थाएं होती हैं जिन्हें मेडिकल प्रोफेशनल पहचानते हैं, तो फिर वो आगे लेके फैमिली को काउंसिल करना हम शुरू करते हैं कि अब आपके मरीज का ये, इसके आगे अगर आप ट्रीटमेंट इलाज आगे चालू रखना चाहते हैं तो उसमें हमें सुधार की कोई संभावना नज़र नहीं आती है। कई बार डॉक्टर साहब ऐसा होता है कि आपकी धड़कन तो चल रही है जी और ब्रेन काम नहीं कर रहा, कोमा में है, जी, और कोमा में सालों साल निकाल देते हैं लोग। जी जो लोग सक्षम है पैसे से, जी, वो उनको मेंटेन कर रखते हैं, या जिनकी कोई सरकारी तौर पर या पूर्व सांसद है, पूर्व केंद्रीय मंत्री है, सरकार खर्चा उठा रही है। मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूँ, बहुत ही वेल नोन उदाहरण है। प्रियरंजन दास मुंशी सही है। बड़े भारी नेता थे, उनकी बेटी सांसद बनी, वो इतने बड़े नेता थे, तो उनको कई साल तक कोमा में जिंदा रखा गया वेंटिलेटर पे। और एक जसवंत सिंह जो हमारे विदेश मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, उनको भी कई साल तक रखा गया। मैं समझता हूं कि जब वो कोमा में थे, दिल की धड़कन चल रही थी, दिमाग नहीं चल रहा था, और शायद 2-4-10 दिन में पता लग गया होगा डॉक्टरों को कि अब इनका ब्रेन डेड हो चुका है, ये वापस नहीं आएंगे। फिर भी कई साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल ऐसे रखा जाता है। ये मोह होता है या सुविधाएं उपलब्ध होती हैं उनका एक तरह से आसरा लेकर के, तो ऐसे में आप कैसे रोक पाते हो उनको, या कह पाते हो, नहीं कह पाते हो? सर देखिए, सबसे पहली चीज़ होती है, जो आपने उदाहरण दिए, ज़रूर ऐसे मरीज़ हमारे पास आईसीयूज़ में होते हैं और एक तरह से वो फैमिली के लिए भी फाइनेंशियल बर्डन है, इमोशनल बर्डन है, उनके साथ अटैचमेंट होता है और हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे भी उनका इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि आपके पास तो लिमिटेड बेड है, लिमिटेड वेंटिलेटर है, बिल्कुल। किसी की जिंदगी की बचने की संभावना, उसका हिस्से का बेड, उसके हिस्से का वेंटिलेटर दूसरे को मिल रहा है जिसकी बचने की संभावना ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो जो मेडिकल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो बेड हो, आईसीयू केयर हो, या डॉक्टर की अवेलेबिलिटी, दवाइयाँ, नर्सिंग स्टाफ, सब चीज़ें लिमिटेड हैं। बस हमारी पॉपुलेशन अनलिमिटेड है, इसलिए और समस्याएं सामने आ जाती हैं। जी। तो जब भी हम इस तरह से चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, उस समय पे हम पेशेंट की काउंसलिंग करना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जो आपके ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो फिजिशियन इस चीज़ को चेक करते हैं कि अब आगे फर्दर ट्रीटमेंट करने से फ़ायदा नहीं होगा। फिर एक और फिजिशियन आएंगे जो मरीज का इलाज नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल तटस्थ भाव से मरीज का दोबारा से एग्जामिनेशन करते हैं कि वास्तव में इस मरीज में अब कोई दवाई काम करेगी भी या नहीं करेगी। जी। जब दोनों डॉक्टर्स एक ही उस पर आ जाते हैं कि भाई अब मरीज की कंडीशन में सुधार की गुंजाइश नहीं है, जी। तब कंसेंसस बनने के बाद हम फैमिली मेंबर्स के साथ में बैठते हैं। जी। और फैमिली मेंबर्स में हम जब बैठते हैं तो हम उन्हें एक एनवायरनमेंट प्रदान करते हैं। एक ऐसा रूम होता है जो काउंसलिंग रूम कहलाता है, उसमें ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग होती है, लाइट अप अच्छा होता है, पानी की बोतलें होती हैं, बैठने का इंतज़ाम होता है। वहाँ पेशेंट के अटेंडेंट को सबको बुला के हम पहले बोलते हैं आप आराम से बैठिए। फिर हम उनसे पूछते हैं कि आपको मरीज़ की कंडीशन के बारे में क्या पता है, उनके अंदर कितना इंसाइट है, कितना जानते हैं मरीज़ की कंडीशन के बारे में। फिर हम उन्हें अपनी तरफ से नॉलेज देते हैं कि भाई मरीज़ ये हालत में है, इतना इलाज हो चुका है, ये अभी और किया जा सकता है, इतनी बचने की संभावनाएं हैं, ये करेंगे तो भी बचने की संभावना नहीं है और नहीं करेंगे तो नहीं है। और फिर हम उनको आगे बताते हैं कि कंफर्ट केयर क्या होती है। डॉक्टर जनरली जो ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं वो थेरेप्यूटिक इंटेंट से करते हैं, मतलब हम पेशेंट को क्योर करना चाहते हैं, ठीक करने के लिए। लेकिन जब हमें पता चल गया कि अब मरीज इसके आगे सुधार की संभावना नहीं है, तो हमारा इंटेंट
क्योर की बजाय केयर की तरफ चला जाता है कि पेशेंट को उसके अंतिम समय में कंफर्ट केयर प्रदान की जाए ताकि उसकी जो डेथ है वो डिग्निटी के साथ हो, दर्द कम हो जाए, वो जो स्पिरिचुअल करना चाहता है, वो भजन सुनना चाहता है, आरती पूजा करना चाहते हैं, वो सब काम हम अलाउ करते हैं। एक कंसेप्ट होता है, उसको हम बोलते हैं गुड डेथ। जैसे जी, जिंदा रहना सबका अधिकार है, एक डिग्निफाइड लाइफ जीना सबका अधिकार है, उसी तरह से एक डिग्निफाइड डेथ भी सबका अधिकार है। तो उस डिग्निफाइड डेथ को प्रोवाइड करने के लिए कि कोई पेनलेस रहे, पेशेंट कंफर्ट में रहे, अगर वो जा भी रहा है तो उसके परिवार को इतना दुख ना हो कि अंतिम समय में हमारा मरीज तड़पता रहा और हम कुछ कर नहीं पाए। ये कंसेप्ट उस इमोशनल स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए एंड ऑफ लाइफ केयर पॉलिसीज बनाई जाती है। फिर मरीज की परिजनों को आप बता देते हैं? जी। फिर क्या होता है? तो हम मरीज के परिजनों को जब बताते हैं तो हम उन्हें उस इंफॉर्मेशन को, देखिए ये इंफॉर्मेशन बहुत सेंसिटिव होती है, हम उन्हें सीधे मुंह पर नहीं कहते कि आपका मरीज कल नहीं बचेगा, क्योंकि ऐसा कहना किसी भी नैतिक रूप से सही नहीं है। हम उन्हें पूरे प्रेम से समझाते हैं, मरीज की कंडीशन बताते हैं, उसकी स्टेजेस बताते हैं, जो इलाज दे दिया वो बताते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, आउटकम, वो सब समझाते हैं। अगर उनके कुछ इमोशनल आउटबर्स्ट होते हैं, कुछ अटेंडेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, कोई बहुत एजिटेटेड हो जाते हैं, तो हम उन्हें अपना गुस्सा, अपना वो लेट गो करने दी। आप पूछिए हमसे जो पूछना चाहते हैं, हम बैठे हैं। थोड़ी देर में वो रोने के बाद थोड़ा इमोशनल आउटबर्स्ट जब उनका कम होता है तो धीरे धीरे उनको समझ में आता है। और ये मीटिंग एक बार नहीं होती है, ये मीटिंग बार बार होती है। आज हुई, फिर कल होगी, फिर परसों होगी, क्योंकि ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी अचानक से आएगा वो आपको बोलेगा जी ये डिसीजन ले लो, ऐसे आप नहीं ले सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि फैमिली मेम्बर्स में आपस में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। एक भाई चाहता है कि हाँ हम करेंगे, हम नहीं चाहते आगे इलाज, और दूसरा फैमिली मेम्बर बोलता है नहीं हम तो इलाज चालू रखना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में भी हम उनको अलाउ करते हैं कि हम आपसे कल फिर मिलेंगे। तो हम फैमिली को पूरा समय देते हैं इस चीज़ को, इस इंफॉर्मेशन को अपने अंदर समाने के लिए कि अब ये कंडीशन है, इसके आगे का इलाज फ्रूटफुल नहीं है, उससे फैमिली पर बर्डन पड़ रहा है इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरह से, और वो पेशेंट के लिए बहुत पेनफुल है। तो धीरे धीरे फैमिली समझती हैं और उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। आपके यहाँ डॉक्टर बताता है पेशेंट को या फैमिली बताती है पेशेंट को, क्या प्रीफर करते हैं आप? सर देखिए, पेशेंट दो तरह के होते हैं। एक पेशेंट जो फुल अपने मेंटली सेन है, मतलब कि मेंटली वो अपने डिसीजंस ले सकता है, जो बातों को समझ सकता है, अपनी कंडीशन समझ सकता है, अपना इलाज समझ सकता है, कॉम्प्लिकेशन समझ सकता है, जो ये समझ सकता है कि इसके आगे मेरा इलाज संभव नहीं है। वहाँ पे हम पेशेंट की जो भी विल होती है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, उसको हम ऑटोनॉमी देते हैं। अगर पेशेंट इस कंडीशन में नहीं है, जैसा कि जनरली सारे पेशेंट या तो वेंटिलेटर पे होते हैं या बेहोश होते हैं या कुछ और प्रॉब्लम होती है, तो उसमें हम फैमिली के जो नेक्स्ट टू किन हैं, मतलब पति की पत्नी, पत्नी के लिए पति, या बच्चे या उनके भाई बहन, उनका डिसीजन इसमें लागू होता है। एक एथिकल कंसेप्ट है मेडिकल में, जिसमें हम 4 मेन पिलर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि ऑटोनॉमी, बेनिफिशियंस, नॉन मेलिफिशियंस एंड सोशल जस्टिस। इनमें ऑटोनॉमी जो होती है कि पेशेंट की जो इच्छा है वो सर्वोपरि है। अगर पेशेंट ये चाहता है कि मुझे अपने अंतिम समय में आईसीयू में नहीं जाना, तो फिर आप उसको आईसीयू में मत लेके आइए, ये उसकी इच्छा है, उसका सम्मान कीजिए। और वो इच्छा अगर मेडिकल डायरेक्टिव्स के रूप में लिखी हुई है तब तो ये और लीगल हो जाता है। बहुत सारे लोग तो खुद ये कहते हैं कि मेरे को आखिरी समय में घर ले चलो, घर में मरना चाहता हूँ, अपनी छत के नीचे मरना चाहता हूँ, अस्पताल में नहीं मरना चाहता। जी, ऐसा भारत में तो बहुत ज़्यादा है जी, कि जो भी पेशेंट हैं, बुजुर्ग पेशेंट जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, जी हाँ, उनकी तो दिल की इच्छा होती है कि जहाँ जन्मा वहीं मरूं। जी, तो मेरे को अपने गांव ले चलो, अपनी झोंपड़ी के नीचे मरना चाहता हूँ, अपने अस्पताल में मत रखो, सुइया मत चुबो, ये ग्लूकोज मत चढ़ाओ, निकाल देते खुद ही। जी, तो बहुत सारे लोगों की तो इच्छा होती है, जी, पर पेशेंट नहीं चाहते कि वो उस तरह घर ले जाएं, वो वहीं रखना चाहते हैं। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट भी होता है कि पेशेंट की इच्छा तो कुछ और है और परिजन चाहते हैं कि नहीं इसको बचा सकते हैं हम अभी। सर आप ये बहुत सही है, और ऐसा हम हर रोज देखते हैं कि सामाजिक प्रेशर की वजह से जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, जानते हुए भी कि अब हमारे मरीज का इलाज संभव नहीं है, अब उनका अंतिम समय है, वो घर नहीं लेके जाते हैं या पेशेंट की इच्छा की पूर्ति नहीं करते, और उस एक सामाजिक दबाव की वजह से वो हॉस्पिटल में रहने के लिए कई बार समाज क्या कहेगा, परिवार वाले क्या कहेंगे, बिल्कुल सही बेटा कपूत निकला, जेब
से पैसे नहीं निकलते, इसके इलाज नहीं कराया बाप बिल्कुल का। सही बात है। ऐसे भी बहुत सारे मिसकंसेप्शन है हमारी सोसाइटी में, बहुत जिसकी सारे। वजह से मरीज भी जानता है, परिवारजन भी जानते हैं, डॉक्टर भी जानते हैं कि नहीं बचेगा, बिल्कुल सही बात। और मरीज कह रहा है मुझे घर ले चलो, परिजन कहते हैं नहीं, नहीं ले जाएंगे। नहीं ले जाएंगे। और सर इससे एक और नुकसान होता है कि इन सब चीज़ों की वजह से जो परिवार है उसके ऊपर आर्थिक रूप से वो इतना टूट जाता है। कई लोग तो अपना घर परिवार बेच के इलाज जबरदस्ती चालू रखते हैं, तो वो मरीज के अपने परिजन को, मरीज को भी खोते हैं, अपने पैसे भी खोते हैं, आर्थिक रूप से भी कमजोर बनते हैं, और वो पूरे के पूरे फिर दोबारा से गरीबी का एक जो कुचक्र है वो दुष्चक्र है, उसमें चालू हो जाता है। जी ब्याज पे पैसे लाते हैं इलाज का। बिल्कुल। अब तो चिरंजीवी वगैरह है कई जगह, लेकिन फिर भी पुराने जमाने में तो ये था घर बिक जाता था, सब बिक जाता इलाज कराने में। और बिल्कुल सही बात। जी जी। केयर मरीज के अंतिम दिनों में कैसे उसका उपचार करें, कैसे समझाइश करें, कैसे उसके परिजनों को समझाएं, इन सब बातों को हम चर्चा कर रहे थे। डॉक्टर साहब, आखिरी समय जो ट्रीटमेंट होता है वो साइकोलॉजिकल भी होता है और मेडिकल ट्रीटमेंट भी होता है, तो क्या आप सारी दवाएं बंद कर देते हैं कि अब उम्मीद नहीं बची, या कुछ दवाएं फिर भी सपोर्टिव लाइफ की सपोर्ट सिस्टम को जिंदा रखते हैं, बचा के रखते हैं, चलने देते हैं, क्या करते हैं? जी, तो सर जब एंड ऑफ लाइफ पॉलिसी का जो प्रपत्र है वो फैमिली साइन कर देती है, उसके साथ साथ जो ट्रीटिंग डॉक्टर है वो साइन हो जाता है, उसके बाद हमारे सामने दो मेन कंसेप्ट रहते हैं। एक हम बोलते हैं विदड्रॉल ऑफ द ट्रीटमेंट, दूसरा होता है विदहेल्डिंग ऑफ द ट्रीटमेंट। तो विदहेल्ड मतलब कि जो आगे हम कर सकते हैं, जैसे मरीज को वेंटिलेटर पे लेना है तो अब हम उसको आगे वेंटिलेटर पे नहीं लेंगे, या अगर ऑलरेडी वो वेंटिलेटर पे है तो हम उसको हटा सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं विड्रॉल ऑफ द ट्रीटमेंट। तो ये लाइफ सस्टेनिंग जो थेरेपीज़ हैं, एक्मो, वेंटिलेटर, डायलिसिस, इनको हम ऑमिट कर देते हैं, हटा देते हैं। कुछ चीज़ें जो बहुत बेसिक हैं वो हम चालू रखते हैं, जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है दर्द। तो दर्द का निवारण बहुत ज़रूरी है, इसीलिए जैसे एंड ऑफ लाइफ केयर पॉलिसी पेशेंट फैमिली साइन करती हैं, पेलिएटिव केयर के जो एक्सपर्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो अब इस टीम में इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो पूरे पेशेंट को पूरे थ्रू आउट उसके इलनेस के जो भी अब अगले दिन बचे हैं, कुछ दिन बचे हैं मरीज के साथ, उसमें कंफर्टेबल रखते हैं। तो पेन कंट्रोल करने के लिए दवाई दी जाती हैं, ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड की जाती है, खाना उसको प्रोवाइड किया जाता है, फ्लूइड उसको प्रोवाइड किया जाता है, कंफर्ट केयर प्रोवाइड की जाती है। कई बार तो मन की इच्छा भी पूछ देते हैं, हाँ, जो चीज आप नहीं खिला रहे थे पहले दवा वो सब हम अलाउ करते हैं, वो भी अलाउ कर देते हैं। इसके अलावा मरीज को हम एक आईसीयू में ऐसे कमरे में रखते हैं हम, जिसमें मरीज के अटेंडेंट भी अलाउ करते हैं कि आप अपने मरीज के अटेंडेंट वहाँ साथ में रहें। वो कोई भी अगर स्पिरिचुअल कुछ करना चाहते हैं, किसी पंडित जी को या अपने धर्म के किसी व्यक्ति को बुला के कोई पूजा अर्चना चाहते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करे, बिल्कुल, कोई और कुछ करे जिससे कि साहब इनको शांति मिले मन को आखिरी समय में कोई प्रेयर करना चाहते हैं, तो वो सब कुछ हम उस एक रूम के अंदर अलाउ करते हैं। पेशेंट अपने फैमिली के मेंबर्स के बीच में रहता है। अगर वो बहुत एजिटेटेड है तो एजिटेशन की दवाइयाँ देते हैं, पर बाकी सारी जो दवाइयाँ जिनसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, कोई एंटीबायोटिक्स हो गई या कुछ और दवाइयाँ हो गई, उन सबको हम विदहोल्ड कर लेते हैं। मृत्यु शांतिपूर्वक हो, डिग्निटी के साथ हो, अपने मरीजों के परिजनों के बीच में हो और अपनी इच्छा के अनुसार। हमारे पास में एक पेशेंट था, वो बोला मैं तो गाने सुनना चाहता हूँ किशोर कुमार के, तो हमने किशोर कुमार के गाने चलाए थे उसके लिए। तो सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं जी। तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उसी को हम डिग्निटी ऑफ डेथ बोलते हैं। मरीज कंफर्ट में रहे, वो जा रहा है, वो दुख से ना जाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। मरीज जा रहा दुनिया से और गाना सुन रहा है, जिंदगी की सफर है सुहाना, देखिए यहाँ कल क्या हो किसने जाना, तो वो सुनता है इस गाने को और जानता है कल क्या हो किसने जाना। सही बात है। आप जान रहे होते हैं, लेकिन वो भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह के सामने खड़ा होता है। बिल्कुल, आप कह रहे होते हैं कि आखिरी दिन है, पर वो सोचता है कि नहीं जी, और फिर क्या है सर, फैमिली मेंबर्स बगल में बैठे हैं, वो उनका हाथ पकड़ रखा है, तो इससे अच्छी तो और क्या मृत्यु होगी जो आपके अटेंडेंट्स के साथ। कई बार तो ऐसा भी होता है, लोग अंगूठा लगवाने के लिए वसीयत के लिए, सर वो चीज तो हम अलाउ नहीं करते हैं। आखिरी समय में लोग बड़ी कोशिश करते हैं कि वसीयत हो जाए, कुछ मेरे नाम हो जाए, कुछ के नाम हो जाए। नहीं सर, वो चीज तो लीगल है, तो लीगल एक्सपर्ट के साथ में उनकी प्रेजेंस से ही अलाउ होती है। जी। चलिए, अब ये बताएं आपकी, अगर मान लो मरीज को आप इलाज से वंचित कर रहे हैं आखिरी समय जान के, या मरीज आखिरी समय जानकर इच्छा मृत्यु के लिए किसी कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, राष्ट्रपति को आवेदन करता है, राज्यपाल को करता है, इन दोनों बातों में क्या फ़र्क है? सर देखिए, दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग है। इच्छा मृत्यु यानी कि यूथेनेसिया अभी तक इंडिया में लीगल नहीं है। इंडिया में केवल पैसिव यूथेनेसिया
अलाउ किया गया था, वो भी केवल एक केस में, जिसको अगर आपने सुना हो तो अरुणा शानबाग केस हुआ था बॉम्बे में, जिसमें एक पेशेंट जो कि नर्स थी उनके साथ में रेप होता है और वो फिर काफ़ी सालों तक ब्रेन डिसफंक्शन के साथ में वहाँ रहती हैं। तो यूथनेसिया मतलब पेशेंट खुद चाह रहा है कि मैं मृत्यु करना, मैं वर्ण करना चाहता हूँ, उसको वो जीना नहीं चाहता, वो एक सुसाइडल टाइप है। जबकि एंड ऑफ लाइफ केयर में ये डिसीजन मेडिकल करने वाले, ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर्स लेते हैं कि उसकी डिजीज इस कंडीशन तक पहुंच चुकी है कि फर्दर ट्रीटमेंट रखने से, जारी रखने से कोई फायदा नहीं है, इरिवर्सिबल हो गई है, इरिवर्सिबल हो गई है और रिवर्स नहीं हो सकती। लीगलाइज्ड है। जी, जी। सबसे पहले एम्स दिल्ली में ये इंडिया में चालू हुआ था। एम्स दिल्ली के बाद में आईसीएमआर ने इसके ऊपर पूरी गाइडलाइन निकाली है, इंडियन सोसाइटी ऑफ पैलिएटिव मेडिसिन, इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन, और सारे बड़े हॉस्पिटल्स में एंड ऑफ लाइफ की पॉलिसीज आजकल फॉलो की जाती है। राजस्थान में महात्मा गांधी ऐसे मेडिकल में कॉलेज, सब बड़े, यूनिवर्सिटी में हाँ बिल्कुल, ये हमारे कॉलेज अलग में से end of life डिपार्टमेंट है policy। जी हाँ, इस बात का जी हाँ, कि आखिरी समय दुनिया से विदा लेते हुए मरीज का कैसे ध्यान रखा जाए, कैसे इलाज किया जाए, कितना इलाज किया जाए, कितना नहीं किया जाए, कैसे उसके परिजनों को बताया जाए, कैसे मरीज को बताया जाए, और कैसे उनका कंफर्ट लेवल ऐसा हो कि दुनिया से जाते जाते भी आदमी खुशी खुशी जाए। दुनिया से जाते वक्त कौन खुश होता है, पर फिर भी उसका दर्द कम हो, उसकी यातना कम हो, यंत्रणा कम हो, और परिजनों से आखिरी समय में संवाद कर सके, जो कहना चाहे मन की बात कह सके, परिजन जो कहना चाहें कह सकें, कोई हनुमान चालीसा सुनना चाहे तो वो सुन सके। ये सारा मतलब ये सोशोलॉजिकल भी है, एक संस्कार जनित भी है, ये सिर्फ एक मेडिकल साइंस का कंसेप्ट नहीं है। ये भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में, जहाँ पर जैन समाज में तो भगवान महावीर कहते हैं 84 लाख योनि है और हर व्यक्ति को हर योनि में जाना, इस योनि में मतलब पुनर्जन्म होगा ही किसी न किसी योनि में, उस कंसेप्ट में भी हम रहते हैं। उसके बावजूद इस चोले को छोड़कर जा रहे हैं जो मनुष्य के रूप में हमें ईश्वर ने दिया है। बिल्कुल। तो आखिरी समय में जाते हुए व्यक्ति की वेदनाएं, यंत्रणाएं, मानसिकता, उसके परिजनों का सोच, उसके इलाज में होने वाला खर्चा, ये सारी तमाम चीज़ें देखने के बाद में, आपस में विचार विमर्श करने के बाद में, उसके परिजनों से उन्हें समझाइश करने के बाद, लेकिन डॉक्टर आशीष जैन ने बताया इच्छा मृत्यु की इजाज़त नहीं है। मेडिकल साइंस साइंटिफिकली तय कर दे तो दवा विड्रॉल हो सकती है, और उसमें भी वो दवाएं फिर भी चालू रहेंगी जो मरीज को कंफर्ट लेवल प्रदान करती है। हो सकता है कैंसर इलाज के लायक नहीं रह गया तो कैंसर का इलाज बंद कर दें, थेरेपी बंद कर दें, कीमोथेरेपी बंद कर दें, लेकिन जो दर्द निवारक दवाएं हैं वो जारी रखें, ऐसा भी करते हैं। जी। और बहुत सारी आप किस्से भी सुनते होंगे कि डॉक्टर कई जगह कह देते हैं कि भाई साहब अब कुछ नहीं बचा, आप इनको घर ले जाओ और घर ले जाके सेवा करो, जितने दिन भाग्य में लिखे हैं उतने दिन तक आपको सेवा का अवसर प्राप्त रहेगा। तो ये भी एक कंसेप्ट है। कई बार डॉक्टर साफ कहते हैं कि भाई अब इलाज संभव नहीं है, खर्चा करना बेकार, यातना देना बेकार मरीज को, आप खुद भी आर्थिक बोझ से दबे रहोगे, और घर ले जाकर सेवा करो। और कई बार मरीज चाहते हैं कि हम अपनी छत के नीचे जान दें, दुनिया को विदा कहें तो हम अपने घर में हों, अपनी खाट पर, अपनी चारपाई पर, ज़मीन पर लिटा देते हैं नीचे उतार के लोग आखिरी समय में। ऐसा भी भारत में सामाजिक रूप से और पारंपरिक रूप से कंसेप्ट है। तो इन दोनों चीज़ों के बीच कि मरीज घर जाना चाहता है, परिजन नहीं ले जाना चाहते, डॉक्टर चाहते हैं कि अब इलाज संभव नहीं है, आप घर ले जाइए, पर परिजन फिर भी लोक लाज के कारण नहीं ले जाना चाहते, या कि उम्मीद की किरण उन्हें दिखाई दे रही होती है, डॉक्टर को दिखाई नहीं दे रही होती है। इन सब के बीच संवाद कायम करना, आखिरी समय में मरीज को बताना कि आखिरी दिन है, आखिरी समय आ गया है, पेशेंट के परिजनों को बताना और उनको साइकोलॉजिकली ट्रीट करना कि वो टूटे नहीं, डिजास्टर नहीं हो जाए परिवार में। तो ये सब एक मेडिको कम साइकोलॉजिकल कम सोशोलॉजिकल ट्रीटमेंट आखिरी सांस के वक्त, आखिरी दिन के वक्त, आखिरी घंटे के वक्त, जब चंद दिनों का मेहमान होता है आदमी, तब भी डॉक्टर की भूमिका जारी रहती है, डॉक्टर की भूमिका होती है। और मरीज कोई अंगदान करना चाहे तो कर सकता है, नहीं कर सकता, ये भी आपका एक मेरे ख्याल काउंसलिंग का विषय होता होगा। जी। और कुछ लोग तत्काल तैयार हो जाते होंगे कि हमारी आंख निकाल लेना, हमारा ये निकालना, जब दुनिया से जा ही रहे हैं किसी के तो काम आए। ये भी मेरे ख्याल से एक कंसेप्ट होता है जो आप लोग करते होंगे। तो आज हमने
एक बिल्कुल अलग विषय पे बात की। अब तक हम कैसे स्वस्थ हों, कैसे बीमारी का इलाज हो, कैसे कैंसर ठीक हो, कैसे टीबी ठीक हो, कैसे ये हो, कैसे वो, सब बातें कर ली, स्टेम सेल थेरेपी से लेकर के और सब। लेकिन आज नए विषय पर बात की कि जब दुनिया को छोड़कर जाता हुआ व्यक्ति, उसके बारे में डॉक्टर ये फैसला कर लें, इस नतीजे पहुंच जाएं कि अब उम्मीद की कोई किरण बाकी नहीं रही है, कोई इलाज दुनिया का बाकी नहीं रहा है, और जाते समय उसकी पीड़ा कम हो, जाते से पहले उसके परिजन जान जाएं, वो घर जाना चाहे तो घर चला जाए, परिजन क्या इलाज कराएं क्या ना कराएं, आर्थिक बोझ से बचें, और उसकी अंतिम इच्छा क्या उसको सुनना है, क्या उसको कहना है, क्या मन की निकाल देनी है, वो सब एक मतलब सर्वांगीण उस सोचते हुए, उस सोच के साथ मेडिकल साइंस के विशेषज्ञों को भी वहाँ एक ह्यूमैनिटेरियन होना पड़ता है, और सिर्फ काटने वाले हाथ नहीं, सिर्फ दवा देने वाले, इंजेक्शन लगाने वाला हाथ नहीं, बल्कि दुआओं में उठे हुए हाथ भी उस वक्त होते हैं उनके, और कोशिश करते हैं दर्द कम हो, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ विदा हो दुनिया से, और जो कुछ उसके मन में हो वो भी हो, परिजन जो चाहें वो भी हो जाए, और जाते हुए व्यक्ति की नाउम्मीदी के बीच उसका हौसला बनाकर रखा जाए, उसके परिवारजनों को टूटने से बचाया जाए, और उन्हें सहज बनाकर रखा जाए। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी करना क्रिटिकल केयर संभालने वाले डॉक्टर्स का काम होता है। डॉक्टर आशीष जैन हमारे स्टूडियो में आए, एक नए विषय पर आज हमने बात की, और ये ऐसा विषय है जिसका संबंध ज़िंदगी की सांस को लंबा करने से नहीं है, जिसका संबंध स्वस्थ होने से नहीं है, बीमारी के निदान से नहीं है, बल्कि दुनिया से जाते हुए बीमारी लाइलाज होने के बाद उस व्यक्ति से संबंधित था, जिसके बारे में चर्चा करना बहुत कम पसंद करते हैं लोग, बहुत कम होती है हमारे समाज में इसी चर्चा। एक नए विषय पर आज हमने चर्चा की। डॉक्टर आशीष जैन का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आज आपने आकर के एक नए विषय पर प्रकाश डाला, हमारे दर्शकों की ओर से आपका शुक्रिया। धन्यवाद सर।